हो तो फिर देखते क्यों। लेकिन डर और खौफ हटाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब तक प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आइए सबसे बड़ी और अहम खबर पर जाने से पहले कि आज की तहलका अंगेज खबर यह कि एमक्यूएम ने क्या वाकई में धमकी दे दी है, एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा होने का सोच चुकी है, या फिर यह सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, या फिर बकौल एक बड़े अहम रहनुमा के जिन्होंने हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये एक ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स हैं, नए नए वजीर बने हैं और उस सारी सूरत हाल में क्या हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है या नहीं होने वाला है, यह आज की अहम खबर होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ा अहम इंकशाफ बताने वाला हूं, और वो बड़ा अहम इंकशाफ यह है कि हमारे यहां पर एक बड़ी बात यह कही जाती है कि जनाब आईएमएफ का मामला है और अब पेट्रोलियम की मसनूआत में क्या सूरत हाल होगी। जरा सा मैं आपको कुछ हकाइक बताना चाहता हूं। इस वक्त अगर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत को देखिए तो यह आपके पास है 255 रुपए 63 पैसे इस वक्त पेट्रोल फी लीटर फरोख्त हो रहा है। क्या आपको इस बारे में मालूम है कि इस वक्त इसके ऊपर 107 रुपए यानी कि पेट्रोल पर 107 रुपए का टैक्स है, और ओरिजिनल जो पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत होती है यानी जो फैक्ट्री से निकलने के बाद इसकी कीमत होती है वो तकरीबन 148 रुपए 51 पैसे, यानी कि अगर हुकूमत के टैक्स इसके ऊपर शामिल ना हो तो आपको मालूम है कि क्या पेट्रोल की कीमत सिर्फ और सिर्फ 148 रुपए 51 पैसे होगी, वो कि जो फैक्ट्री से निकलेगी। अगर आप इसमें मुख्तलिफ और मार्जिन भी रख लीजिए, यानी कि जो पेट्रोल फरोख्त कर रहा है, जो इसमें दीगर जो इसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, ये तमाम चार्जेस को अगर आप काउंट कीजिए तो पेट्रोल की कीमत 152 से 53 रुपए होनी चाहिए, लेकिन ये इस वक्त 255 रुपए से ज्यादा इसलिए फरोख्त हो रहा है क्योंकि इस पे 107 रुपए का टैक्स है। हैरतअंगेज तौर पर 70 रुपए का इसमें पेट्रोलियम लेवी का टैक्स है, यानी कि अगर आप पेट्रोलियम लेवी का टैक्स अगर देखिए तो 70 रुपए का इसके ऊपर टैक्स है, जबकि कस्टम ड्यूटी इसमें 15.28 रुपए है, यानी कि 15 रुपए 28 पैसे की इसमें कस्टम्स की ड्यूटी शामिल है। तो ये अक्सर बात मुझसे लोग पूछते हैं और ये बात कहते हैं कि जनाब पेट्रोल क्यों इतना महंगा है, क्योंकि हुकूमत के पास टैक्स जमा करने का जो सबसे बड़ा सोर्स तस्वुर किया जाता है वो पेट्रोल ही तस्वुर किया जाता है, और उस पर इसी हवाले से एक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर टैक्स आयद किया जाता है। अगर हुकूमत अपना ये टैक्स खत्म कर दे और हुकूमत अगर इस तरह से कर दे तो महंगाई की शरह में 100% से ज्यादा कमी रूनुमा हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर हुकूमत के भी अपने अखराजात है, और हुकूमत के अखराजात किस मद में जाते हैं और किस तरीके से जाते हैं ये भी आपके सामने मौजूद है, और सूबों को भी देने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास यहां पर जो टैक्स का वो तरीकेकार कि जिसमें इनकम पर टैक्स होता है, पाकिस्तान में जो इस वक्त भी जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जबकि जो कारोबारी हजरात हैं, जो जमींदार हैं, जो बड़े मगरमच्छ जिन्हें कहा जाता है, उनकी तरफ से टैक्स जमा करने की शरह इंतहाई कम तस्वुर की जाती है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम पर बराह रास्त टैक्स लगाने के लिए पेट्रोल पर दिया जाता है, यानी कि आप जब रोजाना अपनी बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो दर हकीकत आप 107 रुपए सिर्फ और सिर्फ टैक्स की मद में अदा कर रहे होते हैं। यह डेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब कभी भी आप पेट्रोल डलवाएं और जब आप पेट्रोल पर जा रहे हो तो आपको मालूम हो कि इसकी असल कीमत 148 रुपए 58 पैसे, लेकिन आप 255 रुपए इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस पर 107 रुपए का तकरीबन टैक्स आयद होता है। यह मालूमात देना आपके लिए जरा सा जरूरी इसलिए तस्वुर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बात हुई थी तो सवाल पूछा था। अब ये 148 रुपए भी जो आपको पड़ता है ये इस वक्त की आलमी मार्केट की रेट के मुताबिक पड़ता है। अगर आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती है तो यह कीमत तकरीबन 100 रुपए तक भी आ जाती है। बज़ा औकात ये 100 रुपए और अक्सर ये 98 रुपए तक आ जाती है। तो अगर उस पर टैक्स ना हो तो ये 100 रुपए और 98 रुपए तक भी फरोख्त हो सकता है। लेकिन मसला यह है कि टैक्स जमा करने का हुकूमत के पास ये जो 25 करोड़ तेल के कुएं हैं इसी से ही टैक्स निचोड़ता है। 25 करोड़ आवाम का मैं जिक्र कर रहा हूं कि वहीं से टैक्स ये निचोड़ा जाता है। खैर, ये हो गया एक सवाल। अब आइए अगली बड़ी खबर की तरफ। मैंने आपसे कहा कि लंदन में से एक बड़ी खबर आई है, और लंदन से वो बड़ी खबर जो आई है वो आई है हुसैन नवाज और नवाज शरीफ साहब के बच्चों के हवाले से। सन 2015 और 16 में ये बड़ा अहम वाकया था कि 2015 और 16 के अंदर जब आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा इशू चला था और वो था पनामा केस का। जब पनामा केस में ये बात सामने आई थी कि नवाज शरीफ साहब की जायदादें हैं और नवाज शरीफ साहब के मामला को फंसाया जा रहा है, तो उस वक्त इन्होंने अपनी तमाम दौलत, अपनी जायदादों को फरोख्त करना शुरू किया था, और उस वक्त इनके ऊपर तकरीबन यानी अप्रैल 2015 में और यानी कि 2015 और 2016 में 2015 से 2016 पर इनके ऊपर तकरीबन 94 लाख पाउंड 94 लाख पाउंड का इनके ऊपर टैक्स था। अच्छा, इन्होंने उस जमाने में अपनी जगहें बेची थी, और आपको याद होगा जो 190 मिलियन पाउंड केस है ये भी उसके साथ रिलेट करता है क्योंकि उस वक्त बहरिया टाउन के मलिक रियाज ने उनसे वो जगह खरीदी थी, और इस वक्त क्योंकि पनामा का बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ था तो इन्होंने अपनी कंपनी को उस वक्त डिफॉल्ट करार दे दिया था,
और इन पर ये टैक्स आया था। अब हुआ ये कि क्योंकि अप्रैल का महीना, मार्च का महीना खत्म हो रहा है, और अब जितने भी पुराने टैक्स वाले होते हैं जिन्होंने टैक्स नहीं दिया होता, या क्योंकि हमारे यहां पर तो जून जुलाई से मामला शुरू होता है, लेकिन यूके के अंदर मार्च टू अप्रैल का महीना होता है, मार्च से लेकर अप्रैल तक। यानी कि अगर 2024 के मार्च और ये 2025 के अप्रैल तक, 2024 के अप्रैल से शुरू होकर 2025 के मार्च तक उनका सिलसिला होता है, बजट जो फाइनेंशियल्स होते हैं उसके हवाले से जब उन्होंने नई लिस्ट जारी की है तो उसमें यह बात आई है कि तकरीबन 52 लाख पाउंड का इस वक्त जो नवाज शरीफ की फैमिली है वो वहां पर उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया और वो डिफॉल्ट करार दे रहे। तो ये पूरी कहानी यहां पर है, और इस पर काफी शोर शराबा है। अब नवाज शरीफ साहब के जो हल्के और जो खुद उनके बच्चों के जराए वो कह रहे हैं तो जनाब पुरानी कहानी है, लेकिन ये पुरानी कहानी आज भी उसी 190 मिलियन पाउंड और उसी सारे मामला के गिर्द घूमती है। लेकिन क्या कीजिए, क्योंकि ये इस वक्त साहिब इक्तदार है तो तमाम गुनाह माफ है। अगर खान होते या कोई और होता तो फिर और मामला आते हैं, और खान जब इक्तदार में होते हैं तो उनके ऊपर सारे मामला होते हैं। तो वक्त का पलटा होता है कि तख्त कब किस तरफ से कहां जाता है। आइए अगली खबर की तरफ। क्या इस हुकूमत का तख्ता उलटने वाला है? एक बहुत बड़ी सवाल और बहुत अहम खबर। एमक्यूएम के रहनुमा अमीनुल हक साहब, अब मैं इनको मरकजी रहनुमा करार दूं, राब्ता कमेटी के रुकन दूं, क्योंकि इनका नाम तो जाहिर है ही नहीं। हमने अमीनुल हक से राब्ता करने की कोशिश की थी और बावजूद कई कोशिशों के उन्होंने बार बार हमारा फोन काट देते हैं। आपको मालूम है कि क्या मामला है। अमीनुल हक साहब ने, हमने राब्ता करने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि अमीनुल हक साहब ने हुकूमत को तड़ी लगा दी है कि वो हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। क्या वाकई में एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा हो रही है या नहीं हो रही है? पहले हम कुछ जमीनी हकाइक आपको बता देते हैं और उसके बाद की सूरत हाल हम आपको सामने रखते हैं, और उसके बाद जो खबर हमारे पास मिली है वो ये बात आपके सामने रखें। एमक्यूएम को जो सीट्स मिली है वो बकौल मुस्तफ़ा कमाल साहब के, जो उन्होंने कही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले और दीगर लोग कहते हैं कि ये तो मुकम्मल तौर पर 47 के फॉर्म 47 से आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा गया है किसको किसका कह रहा था शानी? हाँ, मुस्तफ़ा कमाल को कहा गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों ने, और मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा था कि जिसकी ऑडियो भी लीक हुई थी। बहरहाल अब इन्हें सीट्स किसी भी तरीके से दी गई हो, लेकिन सीट मिलने के बाद ये हुकूमत ने जो शामिल हुए हैं या करवाए गए हैं ये यकीनी तौर पर अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं है, बल्कि इनसे कहा गया जिस तरह इनके पास सीट्स है इसी तरीके से इनके पास ये भी कहा गया कि जनाब इनको हुकूमत में शामिल है। ये तस्वर किया जाता है इस्लामाबाद के अंदर। हमने एक बड़े मारूफ सहाफ़ी से इस हवाले से जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में इस्लामाबाद के अंदर ऐसा माहौल है। खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कई बार कह चुके हैं कि हमारी मर्जी से हुकूमत बनती है और हमारी गिरती है। दर हकीकत वो अगर हट जाए तो हुकूमत गिर जाती है और बन जाए। लेकिन जो हमने एक सहाफ़ी से गुफ्तगू की उन्होंने ये कहा कि देखिए इस वक्त हुकूमत गिराने के लिए जो पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्के हैं वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्कों की मर्जी और मंशा के बगैर एमक्यूएम इस हुकूमत से अलहदा नहीं हो सकती है। ये एक हतमी बात है और इस बात को जहन नशीन रखा जाए। ये मुझे एक बड़े मारूफ सहाफ़ी ने इस्लामाबाद से कही। तो अगर वो मुक़तदरा हल्कों की मर्जी और मंशा नहीं, और जो इस मौजूदा गवर्नेंस का सिस्टम है उसके मुताबिक बहुत सूटेबल है शहबाज शरीफ साहब, और ज़ाहिर उससे वो हट नहीं सकते। तो पहली बात तो ये कि एमक्यूएम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ज़ाहिर हुकूमत से हट नहीं सकती, और इस वक्त ऐसे हालात मौजूद नहीं है कि इनसे कहा जाए कि आप हट जाइए। पहला और अहम जुज़। तो दूसरा जुज़ ये आता है कि इस वक्त हाल ही में एमक्यूएम ने एक नई नवेली दुल्हन घर लाई है, यानी कि नई नवेली वजारत ली है, और वो वजारत भी ज़ाहिर है मुस्तफ़ा कमाल साहब को मिली है। तो ज़ाहिर है अब जबकि बिल्कुल नई वजारतें मिली हैं तो उस सूरत हाल में क्या एमक्यूएम हुकूमत से अलहदगी का फैसला करेगी या नहीं करेगी, ये दूसरा अहम बात है। और तीसरा अहम नुकता यह है कि इस वक्त जो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का जिक्र किया जा रहा है कि क्या वाकई में एमक्यूएम की राब्ता कमेटी मौजूद भी है या नहीं है, इस पर भी शुकूक है। और 5 से 6 लोग ही ज़ाहिर है इसका फैसला करते हैं, और वो 5-6 लोग आपके सामने मौजूद हैं कौन है, और उसमें ही फैसला हो जाता है बल्कि होना है या नहीं होना, और पहले ज़ाहिर किसी का आशीर्वाद भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखता है। अब सवाल ये बनता है कि हमने इस बारे में जानने की कोशिश की कि इस वक्त अमीनुल हक साहब ने फिर ये धमकी क्यों दी है। क्या वाकई में अब मुस्लिम लीग नून भागती भागती हुई जाएगी और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पैरों में गिर जाएगी और कहेगी नहीं आप मत जाइए, हुकूमत से मत अलहदा हो, या फिर वो कहीं और राब्ता करके कहेंगे भाई इनको ज़रा सा लाए। अब मामला क्या है, जरा सा इस बात को समझते हैं, इसलिए थ्रेड दिया गया। पहले तो ये थ्रेड इतनी ज़्यादा पावरफुल है नहीं, लेकिन चलिए अगर है भी तो इसकी थ्रेड देने की वजह क्या? वजह कई मामला हैं, और वजह ये है कि ये मार्च का महीना है और अगला महीना अप्रैल का है। आप कहेंगे ये कोई नई बात खबर दे रहे हैं अनीस मंसूरी भाई, आप क्या खबर दे रहे हैं? नहीं, खबर ये कि मार्च के महीने में के इस एंड में और अप्रैल के महीने में बजटिंग फाइनल हो रही है, बजट्स फाइनल हो रहे हैं, प्री बजट मीटिंग शुरू हो चुकी है, और उसमें मुख्तलिफ PC1s और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ प्रपोजल्स को फाइनल किया जा रहा है, वफाकी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी। देखिए मैं आपको खबर दे रहा हूं, जरा सुनिएगा। इस हवाले से एमक्यूएम को यह है कि जनाब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और प्रपोजल इसके अंदर नए बजट के अंदर शामिल किए जाए कि जिसके जरिए एमक्यूएम सूबाई हुकूमत की मर्जी के, सूबाई हुकूमत से हटकर अपने फंड्स को यूटिलाइज कर सके, और खास तौर पर MNAs के फंड्स को भी उसके अंदर शामिल कर इन्हें दिए जाए। अभी जो सूरत हाल मौजूद है उसमें जाहिर है उनके पास वो फंड मौजूद
नहीं है। मैं आपको खबर दे रहा हूं और ये खबर को जरा सा समझिएगा। अब ज़ाहिर है इस बारे में एमक्यूएम को ये चाहिए कि उनके साथ मुज़ाकरात की मेज़ को सजाया जा सके या उनको मिल सके। दूसरी तरफ यही मामला चल रहा है इस वक्त कामरान टेसोरी साहब और मेयर का। मेयर कह रहा है कि जनाब आप मुझे 100 अरब रुपए लाकर दीजिए, और कामरान टेसोरी साहब कह रहे हैं बस जल्द जो है वो शहबाज शरीफ साहब ऐलान करने वाले हैं। एक तरफ कामरान टेसोरी साहब हुकूमत के मजबूत करने के लिए और जो सारी सूरत हाल है उसकी तरफ बात कर रहे हैं कि जनाब वो तो लेकर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये सूरत हाल। अब मामला क्या है, इस सूरत हाल में एमक्यूएम को बार्गेन पोजीशन चाहिए। एमक्यूएम मेरी जो एमक्यूएम के कुछ जराये से गुफ्तगू हुई है, अमीनुल हक साहब ने क्यों बयान दिया था, उनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनको फ़ोन दोबारा आपके सामने भी मिलाकर देख लेता हूँ, लेकिन वो फ़ोन काट रहे हैं हमारा, तो ज़ाहिर उनसे गुफ्तगू नहीं हो सकी। लेकिन एमक्यूएम के जराये से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि नहीं, हुकूमत एमक्यूएम के बहुत ही अहम जराये जिस वक्त अभी जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे, उनका कहना यह था कि जी भाई इस वक्त कोई भी हम हुकूमत से अलहदा नहीं हो रहे। आपको मालूम है कि जनाब इस वक्त पॉलिटिकल, इस वक्त जो बजट्स के मामला चल रहे हैं और इस हवाले से एक प्रेशर टैक्टिक्स और मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना और बातचीत के लिए एक माहौल को बनाना ज़रूरी था, इसी हवाले से हो सकता है ये स्टेटमेंट हो, लेकिन उस तरफ से नहीं है। फिर हमने मुस्लिम लीग नून के एक सोर्स से गुफ्तगू करने की कोशिश की और हमने उनसे बात की कि जो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, हमने उनसे कहा कि क्या एमक्यूएम के साथ मामला किसी खटाई पर है या कहीं और, किसी और, आप समझ गए, कहीं और जहाँ से हो वहाँ आपके ताल्लुकात खराब है। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एमक्यूएम की कुछ चीज़ें चाहिए तो हम उस पर उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और हो सकता है कि बातचीत हो जाए। वज़ीर आज़म इस बारे में बात करेंगे, अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमने भी देखा है, तो उसके बाद इस पर गुफ्तगू होगी कि मामला क्या है। तो दरहकीकत इस पूरी खबर का निचोड़ अगर आप निकालेंगे और पूरी खबर का आप सारा इंतजाम निकालेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इस वक्त एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा होने की पोजीशन में नहीं और ना एमक्यूएम को इस तरह की इंस्ट्रक्शंस है। जहाँ तक ये बात है कि प्रेशर बढ़ा जाए, ये इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त क्योंकि प्री बजट मीटिंग्स हो रही हैं, बजट सारे फाइनलाइज हो रहे हैं और एमक्यूएम चाहती है कि जनाब उनके एमएनएस को, उनकी मुख्तलिफ स्कीमों को बजट वहाँ पर एलोकेट किया जा सके ताकि वो फिर बहुत सारे मामला हो सकते हैं। आपको पता है 22 एमएनएस हैं और 22 एमएनएस के अगर बजट आते हैं तो कितने बजट आते हैं और एक पूरा सिस्टम लॉन्च होता है, पूरा सिस्टम काम करता है। तो ये खबर उस हवाले तक इंपॉर्टेंट है और ना ही वो हुकूमत से अलग हो रही है, ना इस तरह की कोई बात हो रही है। ये पूरी खबर मैंने आपको इसलिए दी कि जो मैंने अपने सोर्सेज से मालूम करने की, अपनी जादूगरनियों से मालूम करने की कोशिश की और जो जादूगरनियों ने बताया वो पूरी सूरत हाल ये और ये मामलात हैं और इसी तरीके से चल रहे हैं। अब एक और खबर की तरफ, और बड़ी अहम खबर के दे रहा हूँ मैं खबर दे रहा हूँ आपको, और हल्का अंगेज़ खबर है तो इसलिए ज़रा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा कीजिएगा। एक खबर यह है कि जो कल जो मुलाकात, जो बातचीत हुई थी और आफाक अहमद साहब की तरफ से हमने आपको एक बड़ी हल्का अंगेज़ खबर दी थी कि जनाब उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जनाब अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, और 18 मार्च के हवाले से, और फिर उन्होंने कहा था कि बैतुल हमज़ा के हवाले से क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है किसी और सिनेरियो के अंदर। देखिए एक तो 18 मार्च का एमक्यूएम का यौम तासीस था, तीनों जगह पर सेलिब्रेट किया गया, यानी कि मुत्तहिदा कौम गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी किया। हाँ, मुत्तहिदा कौम गवर्नमेंट पाकिस्तान में ई फ्लायर जो बैनर्स है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के अलहदा से तो जारी नहीं हुआ, मुस्तफ़ा कमाल साहब तो पहले कहते रहे कि जनाब ये तो उधर का उनका ताउसन साहब का यौम तासीस है, लेकिन उनकी कंबाइन एक तस्वीर जरूर एमक्यूएम ने अपने ऑफिशियल पेज पर जारी की जिसमें सबसे बड़ा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को दिखाया गया, उससे ज़्यादा फारूक सत्तार साहब को दिखाया गया और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब को दिखाया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उसके साथ साथ फारूक सत्तार साहब की इंडिविजुअल अलग भी ई फ्लायर्स आए, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब का नहीं आया। खैर मैं बात को कहीं और से करें, एमक्यूएम लंदन ने इसको भरपूर तौर पर सेलिब्रेट किया, अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो टीम है उन्होंने इसे भरपूर तौर पर सेलिब्रेट किया, और फिर आफाक अहमद साहब की तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें से था। तो ये जो 3 इवेंट्स हुए थे, इस 3 इवेंट्स के बाद अब जो खबर का जरिया था कि जनाब ये जो अनाउंसमेंट जो सबसे बड़ा था वो आफाक अहमद साहब की तरफ से था, तो उसका क्या रिप्लाई कहीं से कोई आया है। ताहाल इस वक्त अभी तक एमक्यूएम लंदन ने भी इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है, जो उनके जुमले थे। इस वक्त जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसकी तरफ से भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोशी है, उस तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अलबत्ता इस वीडियो को, इस खबर, ये खबर वायरल बहुत ज़्यादा हुई है। वायरल होने का मतलब यह है कि तकरीबन कोई लाखों लोगों ने, और मेरे ख्याल से शायद ही एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखने वाला या फिर महाजर कम्युनिटी में कोई शख्स हो के जिसने ये खबर को फॉलो ना किया हो, खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। अब उसका रद्द-ए-अमल किस हद तक आता है या कैसे आता है, ये अगले चंद घंटों के अंदर या चंद दिनों के अंदर मिलेगा। एक जो बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला था और जो बड़ी अहम मामला देने वाला था वो है वज़ीर आला सिंध और इस वक्त कौम परस्त जमातों के हवाले से मामलात का। जो एक बड़ी खबर जो सिंध में पानी के हवाले से मामला चल रहा है, कैनाल के हवाले से जो मामला चल रहा है, उस कैनाल के हवाले से मामलात में और पानी की कमी के हवाले से इस वक्त जो सिंध के अंदर बड़ी चल रही है, उसमें ज़ैन कुरैशी साहब ने एक वीडियो वायरल की है और ज़ैन कुरैशी साहब ने कहा है कि जनाब ये सिंध हुकूमत कहती है कि काम रुक चुका है, ये काम नहीं रुक चुका है और फिर ये देखिए काम हो रहा है। उसके बाद वज़ीर आला सिंध साहब गए मुख्तलिफ जगहों पर, और मुख्तलिफ जगहों पर जब जा रहे थे तो उनसे सहाफ़ियों ने पकड़ लिया और सहाफ़ियों ने कहा जनाब आप तो बात कर रहे थे कि कैनाल पर कि कैनाल नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ ज़ैन कुरैशी तो वीडियोज़ दिखा रहे हैं जगह पर जाकर के हो रही है। उन्होंने कहा नहीं जनाब ये तो पुरानी वीडियोज़ है, काम तो अब रुक चुका है। मगर एक और सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसके मुताबिक 210 अरब रुपए का फंड रखा गया है इन कैनाल्स के लिए, जो ये कैनाल्स बन रही हैं और उसके लिए पंजाब हुकूमत ने फंड रखा है और उस पर काम हो रहा
है और काम आगे बढ़ रहा है। तो ये खबर जहां पर थी, अब उस हवाले से ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कैनाल के लिए अपना मौक़िफ़ देना चाह रही है, मगर जो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि जो कह रहे हैं कि जनाब नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर पॉलिटिकल बार्गेन कर चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर है, ये एक बड़ा सवाल है। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत है सरफराज बुगटी साहब की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज एक बहुत अहम इजलास हुआ है जिसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर एक इजलास लिया है। जो हमारे पास इतलात आ रही हैं उसमें इस वक्त सरफराज बुगटी साहब से पाकिस्तान के मुख्तदरा हल्के मायूस नहीं है। अच्छा, सरफराज बुगटी साहब क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तदरा हल्कों के बड़े करीब तस्वुर किए जाते हैं, वो निगरान सेटअप के अंदर वजीर दाखिला भी रह चुके हैं और उसके बाद उन्होंने वजारत दाखिला से हटकर बाद में इलेक्शन भी लड़ा और MK भी बने और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान उस पार्टी के अंदर आए। तो इन पर जो आशीर्वाद तस्वुर किया जाता है वो पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों का कहा जाता है और हमेशा से ये बात कही जा रही है। इस सूरत में उनको हटाना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ ऐसे नाम हैं कि जिन पर काफ़ी इल्ज़ामात काफ़ी कहा जाता है कि वो ज़रदारी साहब के बड़े करीब तस्वुर किए जाते हैं और वो लैंड ग्रैबर्स के हवाले से भी उनका बड़ा कहा जाता है, वो सरफराज बुगटी के हवाले से काफ़ी शुकूक व शुबात का इज़हार करते रहे। और ये पिछले दिनों ये खबर भी आती रही कि क्या सरफराज बुगटी को हटाने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला कर सकती है। हरगिज़ ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सरफराज बुगटी को हटाने की पोजीशन में मेरा ख्याल है कि ज़ाती तौर पर नहीं है। वो बाद में हो जाए तो एक अलग बात है। और आज की जो बॉडी लैंग्वेज भी है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, वो इस बात को वाज़ेह करती है कि ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आता है। तो अब एक बर्डन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी बढ़ रहा है कि जनाब चलिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो PTI की हुकूमत है और PTI नहीं कर पा रही, तो बलूचिस्तान के अंदर तो आपकी हुकूमत है, तो लेट्स डिलीवर समथिंग। और वो जो सियासी गैप से उसको कैसे दूर किया जाए, जिसका पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिक्र किया है, तो ये खबर भी आइंदा दिनों के अंदर बड़ी बनेगी। बलूचिस्तान के अंदर जो हुकूमत की वजूद है उस पर भी अब कई सवालिया निशान उठ रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि सपोर्ट इस वक्त सरफराज बुगटी की तरफ ज़्यादा मौजूद है उन हल्कों की तरफ से। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बड़ी तब्दीली की तरफ जाएगी। तो हमारा